नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नितीशा बंसल। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। बड़ी खबर है बीएमसी के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। मुंबई के 227 वार्ड्स के वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी 32 सीट पर आगे है। उद्धव गुट एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी 21 सीट पर आगे है। कांग्रेस को भी 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी सबसे आगे है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी सबसे आगे है। साथ ही ये भी बता दें कि तमाम जो पोल्स थे उन सभी में बीजेपी जीतती हुई दिखाई गई थी। और अब ये देखना होगा कि ये जो रुझानों की शुरुआत हुई है जिसमें बीजेपी सबसे आगे अभी शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है, क्या ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे? क्या तमाम जो पोल्स थे वो सच साबित होंगे? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में 227 वार्ड्स पर वोटों की गिनती चल रही है। कांग्रेस को फिलहाल 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी सबसे आगे है। ये चुनाव कहीं ना कहीं तय करेंगे कि अब मुंबई में ठाकरे परिवार का वर्चस्व है या नहीं, क्योंकि ये वो आखिरी किला है जो ठाकरे परिवार को बचाना है। अगर आज बीएमसी के नतीजों में बीजेपी जीत जाती है तो ये साफ हो जाएगा कि अब मुंबई ठाकरे परिवार के हाथ से निकल चुकी है। दरअसल जो पार्टी का यूबीटी गुट है, शिवसेना का यूबीटी गुट, पार्टी जा चुकी है शिंदे के पास। और उसके बाद अब आखिरकार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को हाथ मिलाना पड़ा ताकि बीएमसी में ठाकरे परिवार की इज्जत बचाई जा सके, ताकि बचाया जा सके ये आखिरी किला। लेकिन शुरुआती रुझान पर नजर आ रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो गठबंधन हुआ था, ये जो दो भाइयों का भरत मिलाप हुआ था, ये भी बीएमसी में यूबीटी गुट को नहीं बचा पाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोटों की गिनती चल रही है। ये कल की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो है वोट देकर तमाम लोग निकले थे। और उसके बाद जो आज काउंटिंग चल रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बीएमसी के इलेक्शंस बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीएमसी एशिया की सबसे ज्यादा बजट वाली सबसे बड़ी सिविक बॉडी मानी जाती है। 75,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ बीएमसी का है। तो आप समझ सकते हैं, भारत के संदर्भ में अगर बात कर ले तो भारत के 8 राज्यों से ज्यादा बड़ा महज बीएमसी का बजट है। तो कितना बड़ा ये बीएमसी का बजट है, कितना बड़ा ये चुनाव है, कि आप अगर फाइनेंशियली बात करें तो इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। साथ ही आप ये भी समझें कि ये बीएमसी के इलेक्शंस ये तय करते हैं कि महाराष्ट्र में कौन मंत्री पद तक पहुंचेगा, क्योंकि 36 विधानसभा सीट यहां पर है जो तय करती हैं कि कौन महाराष्ट्र की गद्दी संभालेगा। कहीं ना कहीं ये वो आखिरी पायदान है, ये वो आखिरी कड़ी है जो बीजेपी को जीतनी है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि अब मुंबई में जो तकरीबन 2.5 दशक का जो ठाकरे परिवार का वर्चस्व था, जो शिवसेना का वर्चस्व था, वो खत्म हो रहा है। क्या ठाकरे परिवार अपना यह आखिरी किला बचा पाएगा? क्या बीजेपी शय और मात के इस खेल में इस बार पूरी तरह से शिवसेना यूबीटी गुट को मात दे पाएगी? यही आज इन नतीजों के बाद सामने आएगा। तो एक और अहम खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी 8 और शिंदे गुट भी 8 सीटों पर आगे है। नासिक में बीजेपी और शिंदे गुट में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। तमाम रुझान आने शुरू हो गए हैं। नासिक में कड़ी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है। नासिक में बीजेपी और शिंदे गुट में कड़ी टक्कर है। बीजेपी 8 और शिंदे गुट भी 8 सीटों पर आगे है। तो नासिक से ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कौन बनेगा मुंबई का किंग? आखिर किसको मिलेगा मुंबा देवी का आशीर्वाद? हमने देखा था किस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुंबा देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। और वाकई ठाकरे परिवार को मुंबा देवी के आशीर्वाद की खास जरूरत है, क्योंकि आज का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे अमीर निकाय है बीएमसी। सालाना बजट इसका 74,000 करोड़ रुपए है, जो कि भारत के 8 राज्यों से ज्यादा बड़ा है। और ऐसे में आज के इलेक्शंस बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में किसको वर्चस्व हासिल हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका अंदेशा भी लग जाएगा। आज के ये जो नतीजे आने वाले हैं, ये 2029 के लिए भी एक तस्वीर साफ करेंगे।
हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि क्यों ये बीएमसी के चुनाव अहम है। हमने बताया कि सबसे अमीर निकाय है बीएमसी, भारत का सबसे अमीर निकाय है। वहीं अगर एशिया की भी बात करें तो एशिया के संदर्भ में भी यही माना जाता है कि सबसे बड़ी सिविक बॉडी यही बीएमसी है। तो ऐसे में कितना बड़ा ये चुनाव है आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेकर भी आज के ये नतीजे तस्वीर साफ कर देंगे कि महाराष्ट्र के दिल में आखिर कौन बस रहा है, क्योंकि मुंबई के ये जो चुनाव हैं, ये जो नगर निगमों के महाराष्ट्र के इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, ये तमाम चुनाव ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र में मंत्री कौन बनने जा रहा है। आखिर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा, क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं। अब ये रुझान नतीजों में तब्दील होने बाकी हैं। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उससे ये साफ है कि मुंबई में बीजेपी को बढ़त हासिल है। पुणे के रुझान सामने आ रहे हैं। पुणे के रुझानों में बीजेपी 50 के पार नजर आ रही है। तो पुणे के रुझान हम आपको बता रहे हैं। पुणे में बीजेपी की हाफ सेंचुरी लग गई है। पुणे के रुझानों में बीजेपी की हाफ सेंचुरी, पुणे के रुझानों में बीजेपी 50 के पार हो चुकी है। एक एक करके रुझान हमारे सामने आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि नासिक में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन नासिक में बीजेपी और शिंदे गुट दोनों की ही आपस में टक्कर देखी जा रही है। तो वहीं अगर पुणे की बात करें तो पुणे में बीजेपी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है, यानी कि 50 सीटों पर जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में फिलहाल नजर आ रहे हैं। ठाकरे भाई या महायुति, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन बाजी मारेगा बीएमसी के इन इलेक्शंस में, किसका चलेगा सिक्का। 1966 में जब ये पार्टी शुरू हुई थी तो बाला साहब ठाकरे ने हिंदुस्तान में हिंदू और महाराष्ट्र में मराठी की बात कहकर राजनीति को शुरू किया था, और उसके बाद सीधे 2 साल बाद ही बीएमसी में शिवसेना ने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया था। 42 सीटें जीती थी, लेकिन क्या बाला साहब ठाकरे की वो ठसक ठाकरे भाइयों में भी नजर आ रही है? क्या महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता ठाकरे भाइयों के इस संगम को एक्सेप्ट कर रहा है? क्या ये जो मिलन है ये लोगों के गले उतर पा रहा है? क्या बीएमसी का किला जीत पाएंगे? ठाकरे ब्रदर्स बचा पाएंगे अपना ये किला? तो मुंबई की सत्ता पर काबिज होने की जंग का फैसला आज हो जाएगा। सुबह 10 बजे से मुंबई समेत महाराष्ट्र के जो 29 नगर निगम हैं वहां पर मतगणना शुरू हो चुकी है। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं बीएमसी के 227 वार्ड्स पर। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज इंडिया के कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जी भी जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को तस्वीरें हम और साफ कर पाए कि आखिर बीएमसी के इन चुनाव के मायने क्या है। यूसुफ जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे देश भर की निगाहें इस वक्त 227 सीटों पर टिकी हुई है। ये वो सीटें हैं जिस पर बाला साहब ठाकरे ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था। बात कोर हिंदुत्व की हुई थी, बात मराठी की हुई थी, बात माझा महाराष्ट्र की हुई थी। क्या लग रहा है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर बचा पाएंगे? ध्यान रहे कि जो तमाम हमारे एग्जिट पोल्स हैं उसमें बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही थी। देखिए, अभी तक के जो रुझान आए हैं वहाँ पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के जो गठबंधन है वो बढ़त बनाए हुए है, और
ठाकरे ब्रदर्स का जो मेलजोल हुआ है चुनाव से पहले, बीएमसी चुनाव से पहले, वो कोई करतब दिखाएगा, कोई जादू दिखाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। तो अभी लग रहा है कि ये मेल मिलाप जो है, जो बरसों बाद हुआ है, ये मेल मिलाप काम नहीं आया है। जैसे कि आपने कहा, बताया कि बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी एक ज़माने में, और जब शिवसेना में उत्तराधिकारी की बात आई तो तब बाला साहब ठाकरे ने, हालांकि उनके राजनीतिक वारिस जो है एक तरह से राज ठाकरे समझे जाते थे, और ये पहले से माना जाता था कि राज ठाकरे को ही वो कमान सौंपेंगे। राज ठाकरे को उन्होंने उसी तरह से राजनीति में आगे बढ़ाया था। लेकिन जब बात आई कि शिवसेना की बागडोर किसको दी जाएगी, तो उस वक्त उन्होंने भतीजे के बजाय बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और इसी पर वो राज ठाकरे अलग हुए थे। उन्होंने अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी पिछले 20 साल में कहीं कोई बहुत ज़्यादा उसका कह सकते हैं कि उसका कोई जलवा कायम वो नहीं कर पाए। इक्का दुक्का सीटें कभी कभार वो जीते, लेकिन वो गरजते ज़्यादा हैं, बरसते कम हैं। अब कुल मिलाकर के लगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संकेत मिलने लगे थे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर एक हो सकते हैं, और उम्मीद थी कि बीएमसी चुनाव में ये एकता देखने को मिलेगी। वो हुआ भी, दोनों ने बहुत कोशिश की, साझा घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन लगता है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की जो जुगलबंदी है, वो जुगलबंदी इन दोनों भाइयों की जुगलबंदी पर भारी पड़ती दिख रही है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। और फासला इतना ज़्यादा है रुझानों में कि उस फासले को पाट पाने अब संभव नहीं लगता है। अच्छा, ये जो चुनाव थे बड़े दिलचस्प रहे। देखिए, कहीं ना कहीं जो बीएमसी है ये महाराष्ट्र की राजनीति भी तय करता है। महाराष्ट्र में कौन मंत्री पद तक पहुंचेगा, कौन सी पार्टी वहां पर काबिज होगी, ये भी तस्वीर साफ करता है। लेकिन अगर मुंबई के मेयर की बात करें तो इस बार हमने अलग किस्म की राजनीति देखी। इस बार मुस्लिम मेयर की भी बात हुई, इस बार हिंदू मेयर की भी बात हुई, इस बार मराठी मेयर की भी बात हुई। और चुनाव आने से कुछ ही समय पहले हमने देखा कि एमएनएस ग्राउंड लेवल पर मराठी मराठी भाषी, मराठी लोगों को लेकर बड़ी एक्टिव नजर आ रही थी। देखिए, वो उनका एजेंडा है राज ठाकरे का कि मराठी मनुष्य, उसको लेकर के वो कई बार उनके विवादित बयान आते हैं कि भाई उत्तर भारतीयों पर हमले उनकी पार्टी ने काफ़ी किए, और ये सब तमाम मुद्दे जो मिले जुले हैं। लेकिन मुंबई किसी एक की तो है नहीं, और किसी एक का कुछ में कहे के साथ सिर्फ मराठों की नहीं, पूरा देश सबका है। देश में सबको अधिकार है, कोई किसी भी राज्य का नागरिक किसी दूसरे राज्य में जाके रह सकता है, उसे वही सम्मान मिलेगा जो वहाँ के मूल निवासियों को मिलता है। तो संवैधानिक रूप से इस पर कोई रोक नहीं है। तो अपनी राजनीति को बार बार चमकाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम करना, कभी मराठी गैर मराठी का विवाद छेड़ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, लता मंगेशकर तो मराठी हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में वो स्वर कोकिला कहलाई। मराठी जिस हिंदी का विरोध होता है, उस हिंदी को लता मंगेशकर, जिनकी अपनी मादरी जुबान जो है वो मातृभाषा मराठी है, उन्होंने कितना सम्मान पहुंचाया, पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ गूंजी जाती है। इसी तरह से मोहम्मद रफ़ी तो पंजाबी थे, लेकिन वो हिंदी का बड़े रहे। किशोर कुमार बंगाली थे ओरिजिनली, लेकिन उन्होंने हिंदी। तो ये बात करना, ये एक तरह से मैं मानता हूँ कि अच्छी राजनीति नहीं है, उसका सबक दिख रहा है मिलने को। दूसरी बात जो आपने कही साहब, मुस्लिम वाली बात, तो ये असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीति है, उनकी अपनी एक राजनीति है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता है। उन्होंने खामोखा का ये हिजाब मुद्दा इस चुनाव में छेड़ा। हालांकि संवैधानिक रूप से उनकी बात गलत नहीं है। देश में संविधान का राज है, संविधान है, और संविधान इजाज़त देता है कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, और वो चुनाव लड़ सकता है। तो एमपी एमएलए बनने के बाद ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का नंबर आता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक बात करना तो, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी कि कोई हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी देश की, तो इसमें वो एक संदेश देना चाहते थे कि जो शरिया को फॉलो करते हैं या एक खास पारंपरिक वेशभूषा को तरजीह देते हैं, वो महिला, वो कह सकते थे भाई कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है देश का। और ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस देश में कई मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए हैं। जम्मू कश्मीर अकेला एक राज्य है जो मुस्लिम बहुल है, वहाँ हमेशा मुस्लिम मुख्यमंत्री रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के 7 और राज्य हैं जहाँ पर कभी ना कभी मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए हैं। राजस्थान में सबसे पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान हुए, और काफ़ी दिन वो मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद हम देखते हैं अब्दुल गफूर बिहार में मुख्यमंत्री हुए। बिहार में, राजस्थान में तो मुसलमानों की आबादी सिर्फ 9% है, लेकिन कांग्रेस ने बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। और उसके बाद असम में अनवरा तैमूर मुख्यमंत्री रहीं। और महाराष्ट्र में, जहां आज हम बीएमसी की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, और काफ़ी दिन वो मुख्यमंत्री रहे, और उनके मुख्यमंत्री काल में अच्छा काम किया ऐसा बताया जाता है। बाद में किसी सीमेंट घोटाले में उनका नाम आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
उसके बाद मणिपुर जो एक स्टेट है जहां पर अलीमुद्दीन 2 बार। बिल्कुल यूसुफ जी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र निकाय चुनावों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है। बीएमसी में बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी को पीछे छोड़ दिया है। पुणे ठाणे में बीजेपी 50 सीट में आगे है। न्यूज इंडिया ने दिखाए थे एग्जिट पोल्स और उन तमाम एग्जिट पोल्स पर अब मोहर लगती नजर आ रही है। बड़ी खबर, पुणे और ठाणे में बीजेपी 50 सीटों पर आगे है। ऐसी बढ़त बीजेपी ने अब हासिल कर ली है जिसे पाट पाना, जिस तरीके से यूसुफ जी आप कह रहे थे कि मुश्किल होगा शिवसेना यूबीटी गुट के लिए, हम देख रहे हैं पुणे में, ठाणे में 50 सीटों पर आगे है। और नासिक में भी हमने देखा कि नासिक में भी बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। क्या तस्वीर लग रही है? कितनी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में अभी 11:15 बज रहे हैं, तो 1 से 1.5 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा कि जहाँ की चाहे वो मुंबई हो, नासिक हो, पुणे हो या कोई और जगह हो, जो रुझान अभी तक आए हैं, हाँ। उन रुझानों में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट कई जो गठबंधन है वो गठबंधन काफी आगे चल रहा है और दोनों ठाकरे बंधुओं का गठबंधन पीछे है, काफी पीछे है। तो इस बढ़त को रोक पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। और कांग्रेस भी कई जगह अपनी मौजूदगी अच्छी दर्ज करा रही है, लेकिन इसमें नुकसान तो कांग्रेस को रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के एक सबसे बड़ी अगर बात करें बीएमसी यानी मुंबई की, तो वहां पर वर्चस्व जो कभी शिवसेना का हुआ करता था वो वर्चस्व अब टूटता हुआ दिख रहा है। बीजेपी वहां बिल्कुल काबिज होती नजर आ रही शिवसेना शिंदे गुट के साथ मिल करके। तो जो एक्सपेरिमेंट किया था ठाकरे बंधुओं ने कि आपस में मिलकर हम एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनेंगे और मुंबई के बीएमसी के चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे, वो मेरे ख्याल में उनका टारगेट पूरा होते नहीं दिख रहा है। अच्छा यूसुफ जी, अभी आपने कहा कि दोनों भाई मिलकर ये कोशिश कर रहे थे एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने की। मुझे याद आ रहा है देवेंद्र फडणवीस ने, सीएम ने कुछ समय पहले ही कहा था कि इस गठबंधन में दोनों भाइयों ने देर कर दी है। शायद 2009 में ये गठबंधन हुआ होता तो इन्हें फायदा पहुंचा देता। आप कितना सहमत इससे नजर आ रहे हैं? देरी की है ठाकरे ब्रदर्स ने? नहीं, देखिए ये तो दोनों भाई बता सकते हैं कि दोनों ने देर की है, वो जल्दी आ गए हैं। लेकिन 2009 में गठबंधन की मुझे कोई संभावना नहीं लगती थी कि साहब 2009 में दोनों भाई गठबंधन करके अलग होते। ये वो दौर था कि जब शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई थी। बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को शिवसेना की कमान सौंप दी थी और नाराज होकर राज ठाकरे पार्टी से अलग हो गए थे, परिवार से अलग हो गए थे और उन्होंने बाद में महाराष्ट्र निर्माण सेना का गठन कर लिया था और वो अकेले अपने आप को साबित करना चाह रहे थे। उनकी मंशा ये थी कि बाला साहब ठाकरे के असली वारिस वो अपने आप को साबित करें और इसलिए उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। हाँ। तो उस वक्त तो गठबंधन कोई मतलब मुझे लॉजिक नजर नहीं आता है। हाँ। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कहने को ये भी कह सकते हैं कि अगर शिवसेना में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग नहीं हुए होते तो शायद कुछ और बड़ी बात होती। तो अब जो चीज नहीं हुई उसके बारे में अब जाके हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ना तो उसे चेंज कर सकते हैं, ना हम ऐसा कह सकते हैं अगर ऐसा होता तो वैसा होता। तो ये सब बात है। बात यह है कि जब दोनों भाइयों को लगा कि अब हमें एक हो जाना चाहिए, हाँ। तब उन्होंने ये कदम उठाया। तो उस वक्त उसका क्या फायदा दोनों को हुआ या नहीं हुआ, बात देखने वाली ये है। और क्या अब सवाल ये भी उठेगा कि बीएमसी चुनाव में दोनों की जुगलबंदी नाकाम होने के बाद, अच्छे नतीजे नहीं आने के बाद, क्या ये एक और बड़ी खबर यूसुफ जी, आपको रोकूंगी यहाँ। एक और बड़ी खबर, पुणे से रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी 50 के पार पहुंच गई है। पुणे के रुझानों में बीजेपी की हाफ सेंचुरी। संभाजीनगर में काउंटिंग सेंटर के बाहर झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर शिवसेना कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर शिवसेना कार्यकर्ता बैठ गए हैं। संभाजीनगर में झड़प हुई है काउंटिंग सेंटर के बाहर। वहीं पुणे की अगर हम बात करें तो पुणे के रुझानों में बीजेपी हाफ सेंचुरी मार चुकी है। और इस वक्त संजय शिरसाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि विधायक हैं शिवसेना से। बहुत स्वागत है आपका। इन रुझानों के बारे में क्या कहेंगे संजय जी? देखिए, ये कारपोरेशन के चुनाव में लोगों ने डेवलपमेंट की तरफ ख्याल दिया है जी, ना कि कोई किसी की युति हुई, कोई भाई भाई एक साथ आए, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं। लोग ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। और लास्ट 3.5 साल में महायुति की सरकार ने जो डेवलपमेंट की है उसके ऊपर लोगों ने उनका सिक्का मुर्तब किया है जी। कारपोरेशन के चुनाव में आप देखेंगे हर जगह पे, कई जगह पे भाजपा और हम शिवसेना अलग अलग लड़ चुके, लेकिन
हम वो 1 नंबर पे तो हम 2 नंबर पे, ये ऐसे सब रुझान अभी आपको देखने में मिलते हैं। इसका मतलब है लोग पसंद ही महायुति की सरकार को दे रहे हैं और महायुति की ही सब कारपोरेशन में झंडा लहराएगा, ऐसा हमारा अंदाज है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार अब मिल जाने वाली है, बीएमसी में भी बीजेपी, जो राज्य की सरकार है उसमें भी बीजेपी, और देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही बीजेपी के। बीजेपी के देश के पंतप्रधान भी है और हम भी उन अलायंस में हैं, इसलिए बीजेपी शिवसेना ये गठबंधन के जोरों में है। हाँ। और आज मुझे लगता है कि उसका नतीजा है, आप साथ में रहो, हम आपके साथ में, ये पब्लिक ने दिया है। इसलिए वोटर्स जो है वो जानता है कि ये लोग डेवलपमेंट की भाषा करते हैं और उनको ही आपको साथ देना है। अच्छा, हाल के दिनों में जो मराठी मानुष की राजनीति एक बार फिर उभर कर आ रही थी, उसका अब बीजेपी और शिवसेना क्या कहेगी? देखो, उसका कोई असर हुआ नहीं। अब हर इलेक्शन जैसे इलेक्शन लगते हैं, वो लोकसभा के रहो, विधानसभा के रहो या तो कारपोरेशन के रहो, वही मुद्दा लेंगे हम, मराठी मानसा और अन्याय। फिर बोलेंगे कि महाराष्ट्र ये टूट रही है, मुंबई महाराष्ट्र से अलग की जा रही है। ये सब जो बातें हैं बार बार सुन के लोगों को भी अभी उसके ऊपर कंफ्यूजन मतलब रहा ही नहीं। उनको लगता है ये चुनाव का मुद्दा ये लोग लेते हैं और वो मुद्दा लेके अपनी राजनीति बनाते हैं। ना मुंबई महाराष्ट्र कभी टूटी है ना टूटेगी, ये हम बार बार क्लियर कर चुके थे। मराठी आदमी जो मुंबई का था रहवासी, उसको बाहर ले जाने का काम ये उभाटा गट के, उद्धव ठाकरे के गट ने किया है। वहाँ डेवलपरों को ज्यादा प्रायोरिटी और मराठी आदमी को बाहर फेंकना, ये पाप जो किया है ये उभाटा के उद्धव ठाकरे के गट ने किया है। संजय जी, अगर शिवसेना की हम बात करें तो शिवसेना शुरू की बाला साहब ठाकरे जी ने, उनकी पार्टी तो शिंदे साहब ले गए, आप लोगों के साथ आ गई, लेकिन जो राजनीतिक विरासत है उसके बारे में अब आप क्या कहेंगे? ठाकरे ब्रदर्स जो बीएमसी के लिए तो साथ में आ गए, उस राजनीतिक विरासत का क्या होगा? देखिए, विरासत से पार्टी नहीं चलती। बाला साहब ने कभी विरासत बोल के ये पार्टी नहीं चलाई थी। बाला साहब ये कहते थे कि शिवसैनिक ये मेरा बेस है जी, जो कार्यकर्ता होता है वो बेस होता है। अब जो कार्यकर्ता अच्छा है उसको उन्होंने उभारा भी है, अच्छे बड़े बड़े पदों पे भी लाया है और उनका ख्याल भी रखा है। अब ये जो बाकी जो उनके बाद का जनरेशन है वो सोचता है कि बाला साहब का नाम हमारे साथ में और हम उनके वारिस है और इसलिए हमारा चलेगा। ऐसा नहीं होता। लोगों ने जो पसंद दी, अब लोकसभा को देखो, विधानसभा में देखो, विधानसभा में हमने 80 सीट लड़ाई और 60 सीट जीती, उन्होंने 100 सीट लड़ाई और 20 सीट जीती। मतलब लोगों ने प्रायोरिटी जो है बाला साहब के विचारधारा लेके चलने वाले एकनाथ शिंदे साहब को दी है। इसलिए एकनाथ शिंदे साहब को आज पसंदी लोग देते हैं और यही सही मायने में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। अच्छा संजय जी, एक बात बताइए कि आखिर संभाजीनगर में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर कार्यकर्ताओं को धरने पर बैठना पड़ा है? हमने वहां से मारपीट की खबरें सामने आ रही है, झड़प की खबरें सामने आ रही है काउंटिंग सेंटर से। ये कुछ पुलिसों की बदमाशी है। एक आप देखिए कि जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग के अंदर जहां काउंटिंग की जाती है वहां सिर्फ जिसको आई कार्ड होता है जी, उसी को ही अंदर छोड़ते हैं और पब्लिक बहुत दूर तक रहती है, पब्लिक को आने देते ही नहीं। लेकिन आई कार्ड होने के बावजूद भी हमारे एक्स मेयर विकास जैन जी को जिस तरीके से मारा है और 2 कार्यकर्ताओं को जो मारा गया है, जो लोग प्रतिनिधि थे वहाँ जो काउंटिंग एजेंट थे उनको, तो अभी अब उनको मेडिकल भेजा गया है। तनाव थोड़ा है, लेकिन हमने पुलिस को कहा है कि अभी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। गलत तरीके से जो लाठी बरसाई गई वो मुझे लगता है वो ठीक नहीं था। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी इस पूरी बातचीत के लिए। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि शिवसेना से विधायक हैं। दरअसल पुणे में हाफ सेंचुरी लगा चुकी है बीजेपी और इधर सभी जगह पर, सभी सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। महायुति बढ़त बनाए हुए हैं। इस गैप को पाट पाना अब यूबीटी के क्षमता से बाहर नजर आ रहा है, लेकिन रुझान अभी आने बाकी है। 1-1.5 घंटे में नतीजे साफ हो जाएंगे कि क्या तस्वीर है। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।